So welcome to the last session of this chapter friends. आज हम साइंस वन चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं. आज हमारा लास्ट सेशन है टू कंप्लीट दिस चैप्टर. इन दिस लास्ट सेशन वी आर गोइंग टू सी दिस टॉपिक्स दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी and second one is the escape velocity where we can denote escape velocity by the capital V and escape यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं उसे, and that is V escape is equal to nothing but under root 2 small g capital R, where g is the acceleration due to gravity and capital R is the radius of the certain planet. यहाँ पर हम लोग अर्थ के बारे में बात करेंगे and V escape velocity for the earth is 11.2 km per second and the last topic is weightlessness in space. So friends, moving on to our next topic, that is gravitational potential energy. Before that, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और उसे और बेहतर बनाने के लिए आपको अगर कमेंट्स अगर देने हैं तो डू कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स दे सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा. तो मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स, दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है फ्रेंड्स, तो वी हैव स्टडीड पोटेंशियल एनर्जी इन लास्ट स्टैंडर्ड. यस, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा है. द एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और स्टेट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. जो एनर्जी, जो ऊर्जा जो है फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट में स्टोर की गई है बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और स्टेट, उसकी जो स्थिति है उस हिसाब से या पोजिशन के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. तो दिस एनर्जी इज़ रिलेटिव, और यह जो एनर्जी जो है फ्रेंड्स दिस इज़ रिलेटिव एंड इंक्रीजेस एज वी गो टू ग्रेटर हाइट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो यह जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जो हम अभी देखेंगे कि ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है रिलेटिव है. जिस तरह से हम धरती के ऊपर जाएंगे उस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स हाइट भी बढ़ेगी. तो धरती के ऊपर जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा फ्रेंड्स, तो वह ऑब्जेक्ट हाइट उसकी बढ़ जाएगी, और हाइट बढ़ेगी तो फ्रेंड्स उसका पोटेंशियल एनर्जी उसमें जो स्टोर हो गया है तो वह ज़्यादा होगी. जैसे आपको मैं अगर सिंपल वे में सिखाऊं कि अगर आप एक पत्थर 1 मीटर की दूरी पर ज़मीन पे फेंकते हो तो उसका आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट आता है फ्रेंड्स. वही पत्थर आप अगर 5 मीटर के ऊपर से अगर आप फेंकोगे नहीं ज़मीन की तरफ तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है फ्रेंड्स. सो व्हाई इज़ इट सो? उसकी आवाज़ क्यों बढ़ गई? मतलब कि वो ज़ोर से ज़्यादा गिरा. अभी ज़ोर से क्यों ज़्यादा गिरा? क्योंकि हमने उसे 1 मीटर के बजाय 5 मीटर ऊंचाई पर से हमने उसे फेंका था, तो हाइट तो बढ़ गई. हाइट बढ़ गई तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी. तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द हाइट. तो आप बताओ फ्रेंड्स कि अगर वह ऑब्जेक्ट धरती पे हमने रखा हुआ है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो मैं बता रहा हूँ, उसका हाइट 0 होने की वजह से उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा फ्रेंड्स. तो ये हमने लास्ट ईयर भी हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, दैट इज़ इक्वल टू W इज इक्वल टू mgh. तो यहाँ पर हम mgh का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पर हमने देखा है कि फोर्स इज इक्वल टू mgh. तो यहाँ पर मैंने अभी कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट का मास अगर सपोज 2 kg है और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उस धरती का तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है फ्रेंड्स. दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज एवरेज. एंड हाइट जो है फ्रेंड्स, और धरती के ऊपर हमने कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका हाइट कितना होगा? हाइट इज 0. तो हमने 0 ले लिया, 0 मीटर. तो वी से दैट 2 × 9.8 जो है मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो ये आंसर विल बी इन 0. और फोर्स जो है यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अभी यूनिट्स क्या आया है? 0 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये मीटर और ये मीटर मल्टीप्लाई हो गया और ये सेकेंड स्क्वायर. तो दिस इज नथिंग बट फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, दिस इज नथिंग बट न्यूटन.
सो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर मतलब न्यूटन होता है फ्रेंड। और न्यूटन जो है एक्चुअली ये यूनिट होना चाहिए, पर न्यूटन ने ईजाद किया करके न्यूटन ने अपना खुद का नाम दिया है। तो व्हाट इज न्यूटन? न्यूटन इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट एंड इट इज ऑल्सो द यूनिट फॉर द फोर्स। पर न्यूटन का एक्चुअल यूनिट अगर आप यूनिट में आप बताओगे तो इट विल बी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम इतना बड़ा लिखने के बजाय सिर्फ हम न्यूटन लिखते हैं। और अभी हमने ये देखा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फोर्स जो है ऑन द सरफेस फ्रेंड्स, तो कितना आया है ये? ऑन द सरफेस वी फाउंड इट टू बी 0 न्यूटन। तो जैसे ही यह ऑब्जेक्ट जो है अगर धरती के ऊपर अगर आप 5 मीटर के अबव रखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स? अगेन F इज इक्वल टू mgh एंड वी कैन से दैट मास इज 2 kg एंड g इज 9.8 और हाइट जो है 5 होगा। तो अब जाके इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी एंड अगेन दैट विल बी ऑल्सो इन न्यूटन, दैट इज 98 न्यूटन। तो फ्रेंड्स इसका 2 5 10, 10 इंटू 9.8 विल बी 98 न्यूटन फ्रेंड्स। तो ये ऑब्जेक्ट अगर धरती के कुछ 5 मीटर दूरी पर है तो आप देख रहे हो कि 98 न्यूटन आएगा। अगर 10 मीटर की दूरी पर है तो उसका फोर्स ज़्यादा आएगा फ्रेंड्स। दिस मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ऑफ द अर्थ जो है इट डिपेंड्स ऑन द हाइट। वी हैव अगला जो लाइन है, वी हैव एज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ऑब्जेक्ट का अगर मास हम m ले लेंगे और हाइट जो है h ले लेंगे और फ्रॉम द ग्राउंड इज mgh। तो अभी मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स। तो दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज उसका फॉर्मूला आएगा mgh, दैट इज नथिंग बट द फोर्स, दैट इज नथिंग बट द वर्क डन एंड ऑन द ग्राउंड इज 0। तो अगर ग्राउंड के ऊपर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव करके बताया था कि इट इज़ 0। सो व्हेन द हाइट इज़ 0 तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट या इन द ऑब्जेक्ट इज 0 फ्रेंड्स। सो व्हेन h इज स्मॉल एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। अभी जो h जो है फ्रेंड्स, h मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज स्मॉल एज कम्पेयर टू द अर्थ। अर्थ का तो रेडियस तो बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बताया था 6400 किलोमीटर या फिर 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। वापस से एक बार बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर और 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो इसके मुकाबले ये 10 मीटर जो है अर्थ के ऊपर जो हमने ऑब्जेक्ट जो रखा था 10 मीटर या 20 मीटर्स, तो उसका तो कुछ हाइट कोई मायने रखता ही नहीं फ्रेंड्स। सो दैट इज़ वाई वी कैन एज्यूम g टू बी कॉन्स्टेंट एंड यूज़ द अबव फॉर्मूला mgh। बट फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ h अगर बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको कहा था कि 5 मीटर है, 10 मीटर है, 20 मीटर है, उसका कोई मायने नहीं रखता है फ्रेंड्स। उसका आंसर लगभग उतना ही आएगा, मतलब 90 अगर आंसर है फ्रेंड्स तो 90.02 90.03 इतना ही आएगा फ्रेंड्स, उसका कोई मतलब नहीं है। तो बट फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ h, अगर वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है, धरती के ऊपर ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा ऊंचाई पर है, देन व्हाट वी से द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन हाइट। पर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी फ्रेंड्स, हाइट तो हमने बढ़ा दी पर g जो है वहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कम हो रही है। तो फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इन्फाइनाइट डिस्टेंस, अभी इन्फाइनाइट डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, और बहुत दूर है तो वहाँ पर उसका धरती पर ही धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मून के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो देखो मैंने आपको कहा था कि मून जो है 382 किलोमीटर 382,000 किलोमीटर दूरी पर है फ्रेंड्स। तो इससे भी और अगर हम जाएंगे आगे तो वहाँ पर कम से कम वैल्यू तो ज़ीरो होगी ना फ्रेंड्स, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर वहाँ पर जो वैल्यू जो होगी फ्रेंड्स दैट विल बी ज़ीरो। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस अगर अर्थ से लेंगे तो वैल्यू ऑफ g इज़ 0 एंड द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट देयर ऑल्सो। अगर एक ऑब्जेक्ट हम बहुत दूर धरती के ऊपर कहीं बहुत दूर रखे, बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर g 0 होने की वजह से
जी जीरो होने की वजह से वहाँ पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ज़ीरो होगा। और अभी जो मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था, वहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने धरती पर रखा था फ्रेंड्स, जी 9.8 था, मास उसका 2 किलो था, लेकिन एच जीरो होने की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स था फ्रेंड वो आपका ज़ीरो हुआ था। पर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है फ्रेंड्स बहुत धरती के ऊंचाई पे रखा, कहीं तो दूर रखा गया इन्फिनिट डिस्टेंस पे, तो भले हम हाइट लिखे कई कुछ लाख किलोमीटर, लेकिन वहाँ पर जी कितना है फ्रेंड्स, वहाँ पर जी ज़ीरो है। पर इस जी के वजह से आपका जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, पोटेंशियल एनर्जी आपको ज़ीरो मिलेगी फ्रेंड्स। तो 10 फॉर स्मॉलर डिस्टेंस दैट इज़ हाइट द पोटेंशियल एनर्जी इज़ लेस देन ज़ीरो एंड इट इज़ नेगेटिव। अभी स्मॉलर डिस्टेंस में अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, द पोटेंशियल एनर्जी जो है होती है वो ज़ीरो होती है एंड इट इज़ नेगेटिव, से हम नेगेटिव लेते हैं फ्रेंड्स। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो h के हाइट पर धरती के ऊपर है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी फ्रेंड्स क्या होगा, दैट इज़ माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h। अभी फ्रेंड्स ये r क्या है, r इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ जो 6400 किलोमीटर है, और उसका मीटर में हम कितना बताएंगे, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। और ये हाइट क्या है फ्रेंड्स, धरती के ऊपर का हाइट है। धरती के ऊपर का हाइट हमने लिया था सपोज h जो है 10 मीटर 20 मीटर, जो बहुत ही छोटा है। देखो फ्रेंड्स 6400 किलोमीटर के मुकाबले आपका 10 मीटर जो है, ये तो फ्रेंड्स ये नेग्लिजिबल इंक्रीज इन डिस्टेंस हुआ फ्रेंड्स। तो हियर m जो है फ्रेंड्स, m इज़ द मास ऑफ द अर्थ। कल हमने देखा था कितना था फ्रेंड्स, 6 इंटू 10⁻24 kg। कल हमने देखा था मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg। और r जो है फ्रेंड्स ये दैट इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ रेस्पेक्टिवली। आई होप सो कि फ्रेंड्स आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया हो। तो हमारा अगला टॉपिक जो है फ्रेंड्स दैट इज़ एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है कि ऐसी वेलोसिटी जो हम किसी चीज़ पर अप्लाई करने की वजह से वह जो ऑब्जेक्ट जो है एस्केप हो जाए, मतलब अपने पहुंच से बाहर निकल जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। तो अभी हम देखेंगे एस्केप वेलोसिटी। तो वी हैव सीन दैट व्हेन अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड्स इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो फ्रेंड्स आप अगर एक पत्थर को अगर आप ऊपर उछालोगे, आसमान की तरफ फेंकोगे विथ सर्टन वेलोसिटी, तो पहले तो आप जितना फोर्स से फेंकोगे उतनी वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, पर धीरे धीरे उसका वेलोसिटी जो है फ्रेंड्स वो कम हो जाएगा। और आफ्टर रीचिंग सर्टन हाइट वह क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होते होते आफ्टर रीचिंग सर्टन हाइट वहाँ पर वो कुछ देर के लिए, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए वहाँ रुक जाएगा, और उसके बाद में वो धीरे धीरे नीचे आने के लिए आगे नीचे की तरफ बढ़ेगा, और उसकी वेलोसिटी फिर वापस से बढ़ेगी। फ्रेंड्स ये मैं आपको थोड़ा पेपर पे बताता हूँ। मान लो ये फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट ये अर्थ है, दिस इज़ अर्थ, और ये ऑब्जेक्ट जो है आपको ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिक्रीज होगा। वेलोसिटी विल डिक्रीज विथ हाइट, और आफ्टर रीचिंग सर्टन हाइट, मान लो ये हाइट है तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम हाइट होगा फ्रेंड, मैक्सिमम हाइट, और यहाँ जो v जो होगा फ्रेंड वो 0 होगा। आफ्टर रीचिंग दिस हाइट फॉर इट विल स्टॉप फॉर अ मिली सेकेंड एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउनवर्ड्स, वो नीचे की तरफ आएगा फ्रेंड्स, और वो धरती पे गिरेगा फ्रेंड्स। सो इस दौरान जो है ये वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो हमने जो अप्लाई किया, मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमने फेंका था, तो जैसे जैसे 10 इधर 10 होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी। और जैसे ही वो हाइट ऊपर तक
अटेन करेगा मैक्सिमम हाइट, और जब वो नीचे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो अभी बढ़ेगी। यहाँ पर 1 होगी, तो यहाँ पर 3 होगी, तो यहाँ पर 5 होगी, तो यहाँ पर 8 होगी, 9 होगी, और यहाँ पर जो है मैक्सिमम हाइट होगी फ्रेंड्स। ओके, तो मैक्सिमम हाइट फ्रेंड्स ये किस पे डिपेंड है? यहाँ पर जो आपने वेलोसिटी अप्लाई किया था, तो मैंने यहाँ पर वेलोसिटी अप्लाई किया था 10 मीटर पर सेकेंड, तो शायद आपके फ्रेंड ने 50 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से उसने फेंका होगा, तो उसका ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा इससे और ऊपर जाएगा फ्रेंड्स, राइट, क्योंकि उसने 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से उसने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका था, और हमने सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड के इनिशियल वेलोसिटी से हमने ऑब्जेक्ट को फेंका था। तो जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा फ्रेंड्स, उतना वो मैक्सिमम हाइट वह अटेन कर पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इट मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने अभी आपको डायग्राम के सहारे एक्सप्लेन किया कि मैक्सिमम हाइट इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड होता है। नाउ फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था न्यूटन्स के 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस, तो जिसमें जो लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as फ्रेंड्स। तो इसे में हम अगर v जो है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल अगर हम 0 लेंगे, क्योंकि मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि v जो है वो 0 है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़्यादा होती है, दैट इज़ u यहाँ पर जो है ज़्यादा होगा, और v जो है वो 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने के बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो होगा वो 0 होगा। और अगर हम a के जगह पे हम g का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और -g की तरफ -g इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है अर्थ ग्रेविटेशनल पुल जो है नीचे की तरफ होता है, ये ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचता है, पर ऑब्जेक्ट तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है फ्रेंड्स, तो ऑपोजिट दिशा में काम कर रहा है, इसलिए हम a को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम -g करके लेंगे फ्रेंड्स। तो हमारा न्यूटन्स जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से, न्यूटन्स का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as ऐसे फॉर्मूला था। तो मैंने अभी आपको बताया हमारा यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पहुँचने पर हमारी वेलोसिटी जो है फ्रेंड वो 0 हो गई। तो अभी हम यह v इज इक्वल टू हम 0 लेंगे फ्रेंड्स, और हम a के जगह पे हम -g लेंगे। तो v के जगह पे हमने 0 ले लिया, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। v स्क्वायर तो हमने वो डिपेंड करता है, कभी 10 मीटर पर सेकंड लेंगे, फिलहाल तो हम 10 लेने वाले हैं, पर अभी हम लोग सम सॉल्व नहीं कर रहे, तो इसलिए u का जगह पे हम u ही ले लेंगे, प्लस 2 इंटू a के जगह पे हम ले लेंगे -g और s। तो व्हाट इज़ s फ्रेंड? s इज़ द डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना हाइट वो अटेन कर पाएगा। तो v0 स्क्वायर इज 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस हो गया फ्रेंड ये -2gs, तो ये अभी u जो है फ्रेंड अगर हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे इट विल बी -u स्क्वायर इज इक्वल टू -2gs। तो दोनों तरफ का माइनस माइनस कट गया फ्रेंड, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन ये 2g जो है फ्रेंड, ये मल्टीप्लाई बाय s है, s मल्टीप्लाई बाय 2g, ये मल्टीप्लाई जो है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू s। इट मीन्स दैट height means the maximum height attained by the object will be u square upon 2g, और height जो होगा फ्रेंड वो पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पर जो उन्होंने टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा मिस्टेक दिया है, दैट इज़ कि उन्होंने s इज इक्वल टू -u स्क्वायर अपॉन 2g दिया है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर क्या होगा प्लस होगा। तो ये हमारा s इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g आ गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल जो होगा फ्रेंड, इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला s इज इक्वल टू -u स्क्वायर अपॉन 2g, माइनस नहीं होगा फ्रेंड, वो प्लस होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, दस हायर द इनिशियल वेलोसिटी u, तो जितना हम इनिशियल वेलोसिटी लगाएंगे
जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका था, और मेरे फ्रेंड ने 15 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका था। तो फ्रेंड, किसका ऑब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाएगा? यस, ऑब्वियसली मेरा फ्रेंड का जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी लगाने की वजह से वह ऊपर की तरफ ज़्यादा उछालेगा। तो इट डिपेंड्स, द लार्जर इज़ द हाइट रीच बाय द बॉल। इसका मतलब कि अगर आप ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी आप लगाओगे तो उतना हाइट ज़्यादा वह पहुंच पाएगा। द रीज़न फॉर दिस इज दैट द हायर द इनिशियल वेलोसिटी द बॉल विल अपोज द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ मोर एंड लार्जर विल बी द हाइट टू विच इट कैन रीच। तो जितना आप जोर से इनिशियल वेलोसिटी लगाएंगे और जोर से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकोगे, तो आपका जो बॉल है फ्रेंड, वो जो बॉल है वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ को जो है अपोज करेगा, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी उसको इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा दिया है। तो ज़्यादा वेलोसिटी देने की वजह से उसे तो ज़्यादा ऊपर की तरफ जाना ही है, भले उस ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट कितना भी करे। एंड दैट इज़, वी नो दैट इट इज़ 9.8। तो अभी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से तो ग्रेविटी वो ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है, पर हमने बॉल को इतना ज़ोर से फेंका है कि वह उस ग्रेविटी को अपोज कर रहा है, और अपोज करने के बावजूद वह ऊपर की तरफ जाएगा, और इट कैन रीच द लार्जर हाइट। अभी हम देखेंगे, वी हैव सीन अबोव दैट द वैल्यू ऑफ जी कीप्स डिक्रीजिंग। अभी हमने तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमने देखा कि जी का जो वैल्यू है वो तो डिक्रीज होता है जैसे हम ऊपर जाएंगे। तो एज वी गो हायर, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एज वी गो हायर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, वैल्यू ऑफ जी जो हो रहा है फ्रेंड्स, वहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वैल्यू ऑफ जी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो जैसे हम धरती के ऊपर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगा फ्रेंड्स, वह घटेगा, और घटेगा 10। द फोर्स पुलिंग द बॉल डाउनवर्ड डिक्रीजेस एज द बॉल गोज अप। जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो बॉल के ऊपर जो एक्ट करेगा वो कम होगा, और इस तरह से बॉल जो है ऊपर की तरफ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हाइट अटेन करने की कोशिश करेगा फ्रेंड्स। तो अगर हम फ्रेंड्स, इफ़ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, अगर हम बॉल ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी से अगर हम फेंकते रहेंगे, शुरुआत का वेलोसिटी जो होता है फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती तौर पर जो हम इनिशियल वेलोसिटी जो अप्लाई करेंगे, अगर वो हम ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, बॉल जो है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हाइट तक पहुंच पाएगा फ्रेंड्स, राइट। और and above the particular value of initial velocity of the ball is able to overcome the downward pull by the earth and can escape the earth forever। तो यहाँ पर क्या बताया फ्रेंड्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका बॉल जो है ज़्यादा से ज़्यादा हाइट तक जाने की कोशिश करेगा, और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, जैसे कि यहाँ पर जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 यहाँ पर दिया है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर में, देखो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये जो है ये आपका एस्केप वेलोसिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा आपने इनिशियल वेलोसिटी अगर अप्लाई किया हो, तो व्हाट विल हैपन, द बॉल विल बी एबल टू ओवरकम, जो आपने जो बॉल ऊपर की तरफ जो फेंका है वो अर्थ ग्रेविटेशनल पुल को क्या करेगा, वो ओवरकम करेगा, और इट विल एस्केप द अर्थ फॉर एवर, और तब जो है वो बॉल जो है वो धरती पर आएगा ही नहीं फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर
2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर हम बॉल ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग फ्रेंड्स। तो इसलिए आप ऐसा ना मत सोचिए कि मैंने बॉल फेंक दिया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग। तो इसलिए हम सैटेलाइट को ऊपर आसमान की तरफ पहुंचाने के लिए, ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए हम रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए बहुत ज़्यादा वेलोसिटी की ज़रूरत होती है। तो हम रॉकेट का इस्तेमाल करके हम उसे उसके गंतव्य स्थान पर हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एंड तो यह वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इट विल एस्केप द अर्थ फॉर एवर एंड विल नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ, और वो कभी धरती पर वापस नहीं गिरेगा, ऐसा यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स। तो दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी। तो यह भी आपका डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन समझ में आया। द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड, तो अभी यहाँ पर उतना डिटेल में नहीं लिखा है, पर मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट टू ओवरकम द डाउनवर्ड पुल ऑफ द अर्थ, टू ओवरकम द downward pull of the earth and can escape the earth forever and will not fall back on the earth, this velocity is called escape velocity। तो यहाँ पर आपको शुरू में क्या लिखना है फ्रेंड्स, द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर आपको लिखना है। तो क्या क्या मिलेगा आपको फ्रेंड्स, आपको मिलेगा एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन। तो इस शुरुआत कैसे करेंगे, द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट टू ओवरकम the downward pull by the earth and escape the earth forever and will not fall back on the earth, so that velocity is called escape velocity। Okay friends, so now next line, we can determine its value by using law of conservation of energy as follows। अब law of conservation of energy जो है वो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तो इसके हिसाब से हम जो है उसकी वैल्यू हम पता कर सकते हैं। और व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आपने वो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। सो अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे कि एन ऑब्जेक्ट जो है गोइंग वर्टिकली अपवर्ड, ऑब्जेक्ट जो है जो ऊपर की तरफ वर्टिकली जा रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी फ्रेंड अगर इक्वल होगा, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऐसा कहा था कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा मैंने कहा था फ्रेंड्स। आप चाहे तो वीडियो थोड़ा पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने कहा था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा। पर यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी है और एस्केप वेलोसिटी से इक्वल होगी, मतलब मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट, मेरे से तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कोई रॉकेट में अगर इनिशियल वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर वह जा रहा है मान लो फ्रेंड्स, तो उसका एस्केप वेलोसिटी और उसका इनिशियल वेलोसिटी सेम हो जाएगा। तो व्हाट विल हैपन, इट विल एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का जो है उससे वो निकल जाएगा, एस्केप हो जाएगा। और यह द फोर्स जो है, द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो पहले हमने बताया F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। तो अपॉन आर स्क्वायर आया था, तो यहाँ पर है बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रेंड देखो यहाँ पर लिखा है बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिकम 0 ओनली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ पे अगर वो ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो वहाँ पर जो है फ्रेंड्स, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, वहाँ पर 0 हो जाएगी। क्या होगी फ्रेंड्स, इट विल बी 0। तो दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट, दिस मीन्स दैट फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी फ्री फ्रॉम द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, इट हैज़ टू रीच द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस के बहुत दूर, इनफाइनाइट डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कवर करेगा, तब वह अर्थ के ग्रेविटी से फ्री हो पाएगा फ्रेंड्स। that the object will come to rest at the infinite distance and will stay there। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो ऑब्जेक्ट वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर रुक जाएगा फ्रेंड्स। तो
इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फ्रेंड्स ग्रेविटी जो होगी वहाँ पर ज़ीरो होगी, और ग्रेविटी ज़ीरो होने की वजह से द ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पर जाके रुक जाएगा। कितने दूरी पर फ्रेंड्स? अर्थ के इनफाइनाइट डिस्टेंस के दूरी पर। तो अब हम देखेंगे फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, अगर ऑब्जेक्ट का मास जो है फ्रेंड अगर m है, m अगर ऑब्जेक्ट का मास है फ्रेंड, तो ऑन द सरफेस एनर्जी कितनी लगेगी, टोटल एनर्जी कितनी लगेगी, और एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ वो टोटल एनर्जी कितनी लगेगी फ्रेंड्स। तो ऑब्जेक्ट जो है धरती से हम उससे ऊपर इनिशियल वेलोसिटी देखकर हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो एक लगभग इनिशियल वेलोसिटी हमारा होगा, मान लो एक समझो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले नीचे स्क्रॉल करके बताया था। तो नाउ धरती पे जो है हमने वेलोसिटी इनिशियल इतना लगाया था, तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा और उसका टोटल एनर्जी मिलेगा। लेकिन अब वही ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस में जाके वहाँ रुक जाता है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, टोटल एनर्जी मिलेगा। और हम तभी हम देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से जितना पहला जो एनर्जी हमने लगाया है, टोटल एनर्जी लगाया है, उतना टोटल एनर्जी जो बाद में आएगी वो दोनों इक्वल होगी फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे कि डेरिवेशन पे कि कैसे वह हम डिराइव कर पाएंगे वी एस्केप वेलोसिटी। सो अभी हम फ्रेंड्स वी एस्केप वेलोसिटी फाइंड करने वाले हैं। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है फ्रेंड हमारा m होगा। तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पे हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट जो एनर्जी हम कैलकुलेट करने वाले दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको फ्रेंड्स 9th में पता होगा कि हाफ mv स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो v जो है यहाँ पर हम लोग एस्केप वेलोसिटी लेना है, तो v एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर करने वाले हैं। तो सेकेंड थिंग इज़ दैट काइनेटिक एनर्जी जो है के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो हमने जो फोर्स जो अप्लाई किया था, जो एनर्जी जो अप्लाई किया था, वो काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी तब जो है उन्होंने टेक्स्ट बुक में दिया है फ्रेंड्स, दैट इज़ इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R। सो नाउ टोटल एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी को हम लोग यहाँ पर E1 करके नाम देंगे, विल डिनोट इट एज E1। सो E1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो फ्रेंड्स वी नो दैट नाउ E1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के जगह पे हम लिखेंगे हाफ mv एस्केप स्क्वायर प्लस, एंड दिस इज इन माइनस, पोटेंशियल एनर्जी जो है माइनस में है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R। तो आप देख रहे हैं प्लस माइनस माइनस होगा फ्रेंड, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R, एंड ये हम एज इट इज़ लिखेंगे E1 इज इक्वल टू हाफ mv एस्केप स्क्वायर। ये जो वेलोसिटी है v एस्केप स्क्वायर, ये वेलोसिटी v एस्केप जो है ये हमें फाइंड करना है फ्रेंड्स। तो अब हमें E1 मिला, E1 इज इक्वल टू हाफ mv एस्केप स्क्वायर माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। तो अब हम बढ़ेंगे एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। अर्थ अपना यहाँ पर है और बहुत दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फ्रेंड्स, दिस इज डिस्टेंस इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का सिंबल फ्रेंड्स ऐसे होता है इनफाइनाइट के दूरी पर। तो उसका अगर हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे दैट इज़ A, तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसका हमें मिलेगा 0, और पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका हम इसी तरह से फॉर्मूला लेंगे। पर यहाँ पर जो डिस्टेंस जो है, यहाँ पर डिस्टेंस जो है हम लोग कितना लेंगे फ्रेंड्स, दैट इज़ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पर है, mm अपॉन इनफाइनाइट। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स उन्होंने 0 लिया है। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है फ्रेंड्स C, दैट इज़ A प्लस B, ये दोनों ऐड करेंगे, टोटल एनर्जी जो है फ्रेंड्स
kinetic energy plus potential energy. So kinetic energy 0 plus potential energy 0, that is equal to 0. So now law of conservation of, हमने ऊपर पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वह क्या कहता है फ्रेंड्स कि E1 इज इक्वल टू E2, E1 इज इक्वल टू E2 फ्रेंड्स. तो E1 इज इक्वल टू E2. दिस इज बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है फ्रेंड्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी E1 इज इक्वल टू E2. E1 जो हमारा आया था ये E1 आया था, ये E1 था फ्रेंड्स, और ये हमारा E2 था. तो E1 हाफ m v स्क्वायर एस्केप माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R इज इक्वल टू E2 जो है हमारा फ्रेंड्स 0 आया. तो अब हम देखेंगे, तो फ्रेंड्स ये दो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन होगा तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सो दैट विल बी नाउ, और एल्स वी कैन मल्टीप्लाई बाय 2. तो वह भी नहीं जमेगा फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है, तो ये हम इसको राइट साइड में ले लेंगे. सो नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करना है फ्रेंड्स, ना ही हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. ये पहले माइनस जो है हम राइट में ले लेंगे. तो हाफ m v एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस जो है वहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. ना ये 2 जो है आपका ऊपर जाएगा और ये m जो है आपका नीचे आ जाएगा. तो नाउ v स्क्वायर एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2, ये 2 ऊपर चला गया फ्रेंड्स, ये कैपिटल G कैपिटल M और ये स्मॉल m, कैपिटल G कैपिटल M और स्मॉल m अपॉन ये आ रहा है. पर ये जो m जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय m था, तो नीचे यहाँ पर जाके डिवाइड बाय m हो गया. तो ये m और m कट गया फ्रेंड्स, या फिर हम इधर ही इसको काट सकते थे फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय बोथ द साइड गेट कैंसिल, ऐसे भी कर सकते थे. तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो v एस्केप स्क्वायर जो आया है 2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R फ्रेंड्स. ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये स्क्वायर जो अगर हम इधर ले लेंगे सपोज, तो क्या होगा, v एस्केप विल बी इक्वल टू अंडर रूट, स्क्वायर जाके वहाँ पर अंडर रूट होगा 2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो गया फ्रेंड्स. तो अब हम देखेंगे कि इसको हम किसी तरह से, हमने लास्ट टाइम पे देखा था G इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R था फ्रेंड्स. और उसके पहले हमने देखा था कि स्क्वायर है फ्रेंड्स, तो G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर है फ्रेंड्स. तो यहाँ पर तो R स्क्वायर नहीं है, अगर हमें इसे G लेना है तो यहाँ पर R स्क्वायर लाना होगा, और अगर यहाँ पर R स्क्वायर लाना है तो हमें मल्टीप्लाई बाय कैपिटल R अपॉन कैपिटल R करना होगा फ्रेंड्स. तो नाउ हमारा v एस्केप जो है अंडर रूट 2 कैपिटल G कैपिटल M कैपिटल R अपॉन R स्क्वायर, R इंटू R स्क्वायर. तो अब हम देखेंगे ये हमारा वैल्यू जो है दैट इज़ G विच इज़ नथिंग बट G टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर. तो अब हमारा फाइनल जो है फ्रेंड, हमें v एस्केप वेलोसिटी इस तरह से मिलेगी 2 स्मॉल g बिकॉज दिस टर्न्स टू बी स्मॉल g एंड R. तो v एस्केप इज अंडर रूट 2 स्मॉल g R. व्हाट इज स्मॉल g? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे 2, और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है फ्रेंड्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर हम रेडियस लेंगे इन मीटर दैट विल बी 6.4 इंटू 10⁶ मीटर. तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे और आंसर मिलेगा आपको मीटर में, और उसको अगर आप कन्वर्ट करोगे किलोमीटर में
तो आपका फाइनल आंसर होगा फ्रेंड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सी फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मीटर दिया है फ्रेंड्स। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें मीटर में आंसर मिलेगा, और मीटर को जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तब जाके हमें आंसर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड मिलेगा। इसका मतलब हमारा वी वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी जो है दैट इज़ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है फ्रेंड्स। द spacecraft which are sent to the moon or other planets have to have their initial velocity larger than the escape velocity friends। इसका मतलब क्या, जो स्पेसक्राफ्ट जो फ्रेंड्स, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम रॉकेट के ज़रिए हम वी एस्केप वेलोसिटी को अटेंड करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो स्पेसक्राफ्ट फ्रेंड्स जो मून पे भेजते हैं या कहीं मार्स पे हाल ही में हमने भेजा था चंद्रयान 2, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए फ्रेंड्स, इट शुड बी ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी, तब जाके वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर पाएगा। इट विल ओवरकम द अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड कैन ट्रैवल टू दीज ऑब्जेक्ट्स। दीज ऑब्जेक्ट मतलब फ्रेंड्स मून की तरफ बढ़ेगा, या तो फिर हमने मार्स की तरफ बढ़ाया था चंद्रयान 2, उस तरह से फ्रेंड्स। सो नाउ अभी हम हमारा छोटा सा एक डू यू नो पार्ट यहाँ पर दिया है फ्रेंड्स, उसको मैं रफली एक्सप्लेन करता हूँ। वेटलेसनेस इन स्पेस। आप अगर स्पेस में जब होते हो, स्पेस स्टेशन में जब आप होते हो, तो आप अपने आप को वेटलेसनेस कैसे महसूस करते हो, क्यों महसूस करते हो, तो यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया फ्रेंड्स। स्पेस ट्रैवलर्स एज वेल एज ऑब्जेक्ट इन द स्पेस अपीयर टू बी फ्लोटिंग। तो आपने बहुत सारे काफ़ी सारे वीडियोस देखी होंगी कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस में तैरता है, अपने जगह पे रहता है, फ्लोट होता है बिना किसी सपोर्ट के। तो वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? तो दो द स्पेसक्राफ्ट इज़ एट अ हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये जो स्पेसक्राफ्ट जो होता है फ्रेंड्स, ये हमारे अर्थ के कुछ दूरी पर होता है। तो वहाँ पर जो वैल्यू ऑफ जी जो होता है, हम वहाँ पर कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पर ज़ीरो है, बट फ्रेंड्स द वैल्यू ऑफ जी इज़ नॉट ज़ीरो देयर, द वैल्यू ऑफ जी इज़ नॉट ज़ीरो फ्रेंड्स। तो वहाँ पर वैल्यू ऑफ जी ज़ीरो नहीं है, पर फिर भी कैसे वह ऑब्जेक्ट फ्लोट हो रहा है। तो इन द स्पेस स्टेशन द वैल्यू ऑफ जी इज़ ओनली 11% लेस देन द वैल्यू ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमारे धरती पर तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वैल्यू ऑफ जी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर स्पेस स्टेशन में फ्रेंड्स सिर्फ 11% लेस 9.8 वैल्यू का ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पर मौजूद होता है। तो 10 द हाइट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट इज़ नॉट द रीज़न। तो यहाँ पर हाइट ज़रूरी नहीं है कि ये धरती से इतना दूरी पर स्पेसक्राफ्ट मौजूद है, बल्कि वेटलेसनेस के लिए, बल्कि वेटलेसनेस इज़ कॉज्ड बाय देयर बीइंग इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। तो फ्री फॉल के स्टेट में होने की वजह से उन्हें ऐसा महसूस होता है, क्या महसूस होता है फ्रेंड्स? वेटलेसनेस। और वे वेटलेसनेस का जो मुख्य कारण है फ्रेंड्स, दैट इज़ बीइंग इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। तो दो द स्पेसक्राफ्ट इज़ नॉट फॉलिंग ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी अलॉन्ग द ऑर्बिट। मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स कि अगर मून जो है वो धरती के आसपास घूमता है पर वो धरती पर नहीं गिरता है। जब मैंने बाइक का एग्जांपल लिया था, बाइक आप एक्सीलरेट करते हो, बाइक आगे की तरफ जाती है फ्रेंड्स, इसलिए आपको कम से कम इसमें आप बाइक को बैलेंस कर पाते हो, क्योंकि बाइक आपकी आगे जाती है। वही अगर बाइक अगर स्टैंड अलोन है और उसको कोई स्टैंड नहीं है, तो बाइक किस तरफ भी गिर सकती है फ्रेंड्स। तो उसी तरह से मून जो है धरती के आसपास जब घूमता है फ्रेंड्स, तो वो मून आसपास घूमता है, इस मोशन की वजह से वह जो है धरती पर नहीं गिर पाता। अगर मून मान लो एक ही जगह पे रुक गया, तो डेफिनेटली अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मून पर एक्ट करेगा और मून जो है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा फ्रेंड्स। द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, अभी यहाँ पर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है फ्रेंड? द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एंड देयरफॉर इट इज़ इन फ्री फॉल। तो अभी तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो या बहुत ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट हो, तो फ्रेंड
तो वो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सिर्फ वही फोर्स एक फोर्स होगा जिस वजह से जो ऑब्जेक्ट जो है फ्री फॉल में होगा। मैंने अभी थोड़े लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि अगर हम हवा निकाल दें फ्रेंड्स एक चैम्बर में से, तो तब जाके वह ट्रू फ्री फॉल होगा, क्योंकि ट्रू फ्री फॉल जो है फ्रेंड्स वो वैक्यूम में ही होगा, और वैक्यूम मतलब वहाँ हवा ना रहे। तो इसीलिए यह जो मून जो होता है या कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है फ्रेंड्स, इन द एब्सेंस ऑफ एयर होती है। इस वजह से वहाँ पर जो वहाँ पर जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर जो एक्ट कर रही है कोई भी ऑब्जेक्ट पे, तो वह जो है वो फ्री फॉल पे एक्ट होगा। तो मान लो फ्रेंड्स आपने स्काई डाइविंग के बारे में सुना होगा, किसी प्लेन से आप ऊपर से धरती की तरफ कूदते हो, तो वहाँ पर तो हवा मौजूद होती है, तो आपको अच्छा लगेगा ना फ्रेंड्स कि आप हवा में तैर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, आप यहाँ जा सकते हैं वहाँ जा सकते हैं बाय द कंट्रोल यूनिट्स यू हैव इन योर हैंड। तो उसको आप फ्री फॉल कह सकते हैं फ्रेंड्स? नो, मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर आपका एक फोर्स आपके ऊपर एक्ट कर रहा है, एक नहीं बल्कि दो। एक तो आपका अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा जो है आप फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन यू एंड द एयर। तो इस वजह से उसे आप फ्री फॉल नहीं कह सकते, पर फिर भी हम फ्रेंड्स स्काई डाइविंग तो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। मैं तो उसे देखकर ही एंजॉय कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक वहाँ गया नहीं। तो एज द वेलोसिटी ऑफ द फ्री फॉल डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर फ्री फॉल जो है ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आप मेटल का ऑब्जेक्ट ले लो या कोई भी ऑब्जेक्ट लो, उसकी प्रॉपर्टीज भले कुछ भी हो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी जो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी जो होती है वो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड नहीं होती है। द वेलोसिटी ऑफ द फ्री फॉल इज़ द सेम फॉर ऑल द स्पेसक्राफ्ट। तो वेलोसिटी जो है वो स्पेसक्राफ्ट के लिए भी वही है, ट्रैवलर्स के लिए भी वही है, और ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेसक्राफ्ट के लिए भी वही है फ्रेंड्स। तो हर चीज़ पर जो है वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल का वही है। तो दस इफ़ द ट्रैवलर रिलीजेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हर हैंड, जैसे ही कोई ट्रैवलर अपने हाथों से इफ़ ही रिलीजेस द ऑब्जेक्ट, व्हाट विल हैपन, इट विल रिमेन स्टेशनरी। तो ऑब्जेक्ट वहीं तैरने लगता है, इट विल रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू हर एंड विल अपेयर टू बी वेटलेसनेस। और भी हमें ऐसा महसूस होगा कि मैंने एक बॉटल मेरे हाथों से छोड़ दिया और बॉटल वहीं पर है और यहाँ वहाँ नहीं जा रही है। तो आपने बहुत सारे वीडियोस ऐसे यूट्यूब पे देखे रहेंगे फ्रेंड्स। तो आई थिंक सो कि यह फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव कंप्लीटेड माय फर्स्ट चैप्टर एंड आई होप सो यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल यूनिक एडुकेटर प्रकाश पोल एंड बहुत सारे लाइक्स कमेंट्स और अपने फ्रेंड्स को यह वीडियो शेयर करें ताकि जो भी लॉकडाउन के पीरियड में जो आपके फ्रेंड्स हैं उसको वह बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो फ्रेंड्स। सो until द नेक्स्ट वीडियो, चाल।